हेलो बच्चों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो फटाफट से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और मेरी गारंटी है कि आप इस चैप्टर को मेरे से पढ़ने के बाद आप इसके 80% तक क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इन अ प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वी हैव लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे लास्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि करंट के क्या हीटिंग इफेक्ट होते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से करंट क्या हीट जनरेट करता है। तो उस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट वुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या और कोई इफेक्ट भी होते हैं करंट के। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कि क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं अलग अलग डिवाइसेस में, प्लेन वायर में क्या इफेक्ट होते हैं और कैसे मैग्नेट बनती है, और एक सर्कुलर कॉयल में क्या मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है करंट फ्लो होने की वजह से, और सोलेनॉइड में क्या। तो इन तीनों अप्लाइंसेस में हम पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट होता है कि जब इसमें करंट फ्लो होता है। तो वी तो बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेट होती है। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होंगे कि इसको हम कितने भी हिस्सों में तोड़ देते हैं। जैसे इसके दो टुकड़े कर दिए तो इसमें दोबारा से पोल्स जनरेट हो जाते हैं। मीन्स कि सिंगल पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। सिंगल पोल्स को पोल एग्जिस्ट नहीं करता है कि मतलब तोड़ने के बाद ये नहीं कि नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा। चाहे हम इसके कितने भी टुकड़े करते हैं, हज़ारों टुकड़े करते हैं, तब भी उस सारे टुकड़ों के अंदर दोनों पोल्स अपना ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो अपोजिट पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल होते हैं जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और क्या, ये एक डायग्राम है, इसको समझाते हैं कि ये एक्टिविटी है। हमने क्या करा था कि एक कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड पे यहाँ कंपास रख दी। कंपास एक बार मैग्नेट होती है जो कि फ्रीली होने पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट होती है। ठीक है, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर एक कंपास नेडल रख दी और यहाँ पे एक छेद करके एक कॉपर वायर डाल दिया। तो इसमें जब हमने करंट फ्लो कराया, ठीक है, ये एम्पियर मीटर है करंट नापने के लिए, एक रेजिस्टेंस है। तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हुआ तो देखा कि इस निडल में रिफ्लेक्शन पैदा हुआ। तो यहीं से अब हमें पता चला कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट जब एक कंडक्टर वायर में फ्लो होता है तो उसके कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, क्योंकि मैग्नेट बनने में की वजह से ही इसमें डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन मतलब मूवमेंट आया कंपास की निडल में। ठीक है, चलो। Hans Christian Ørsted, one of the leading scientists of 19th century, played a crucial role in understanding electromagnetism. तो काफ़ी कुछ इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में समझाया था। In 1820, he accidentally discovered that the compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. तो इन्होंने देखा कि एक वायर है जिसमें करंट है, आई फ्लो हो रहा है ये। तो इन्होंने देखा कि जब इसके पास रखी हुई कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ गया जब इन्होंने करंट इसमें फ्लो करवाया। तो फिर इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वायर के चारों ओर। जब उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ऑस्टेड शो दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमेना। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में काफ़ी रिलेटेड है। जैसे कि हमने देख रहे हैं कि करंट बहने पे इस मैग्नेटिक निडल में, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कंपास भी एक मैग्नेट ही होती है, छोटी सी बार मैग्नेट। तो उसमें वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। इस रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स। इनकी रिसर्च के ऊपर ही बाद में रेडियो, टेलीविज़न वगैरह बने। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द इन द ऑस्टेड इन हिज ऑनर। इन्हीं के नाम पे एक यूनिट है ऑस्टेड, जिसको जैसे कि जो हम CGS में, CGS यूनिट्स में यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के साथ यूज़ करते हैं ऑस्टेड। वो एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड नापने की। जबकि इसकी एसआई यूनिट टेस्ला है, जो बाद में डिस्कवर की गई। चलो हम देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। इन्होंने क्या करा, एक मेटल वायर लिया है। यहाँ पे जो XY दिखाया हुआ है, XY इज द कंडक्टर वायर है कॉपर का। तो उसमें क्या करा इन्होंने, एक बैटरी को अटैच करा, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, की की बोलते हैं, ठीक है, और पास में एक कंपास रख दिया। तो इन्होंने पाया कि जब स्विच ऑन करा तो इस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। तो मतलब जब स्विच ऑन करा तो इस बैटरी के थ्रू यहाँ से करंट फ्लो हुआ।
वो करंट इसमें से फ्लो होता हुआ जब एक्स फाइव वायर में फ्लो हुआ, तो देखा कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्शन आया। इन्होंने ये भी देखा कि जब हम बैटरी के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, तो बैटरी को पलट के लगाते हैं, मान लो इधर इधर हमने पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया, और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया, तो देखा कि कंपास में रिफ्लेक्शन था, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। और जब बैटरी को स्विच ऑफ किया, जब कनेक्शन को ऑफ किया, तो जब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो देखा कि डिफ्लेक्शन खत्म हो गया। डिफ्लेक्शन मीन्स मूवमेंट, निडल जो कंपास की जो निडल होती है ये वाली, इसमें मूवमेंट होना बंद हो गया। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, हम इसको पढ़ते हैं आगे। पहले इन्होंने क्या करा, वही लिखा हुआ है। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर वायर एक्स वाई इन अ सर्किट द कंपास निडल विच इज प्लेस्ड नियर द कंडक्टर गेट रिफ्लेक्टेड। तो जो तार के पास रखी हुई कंपास थी, उसमें डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, मूवमेंट हुआ है उस निडल में। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट द कंपास निडल रिफ्लेक्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन। जब उन्होंने बैटरी को टर्मिनल को अपोजिट करके देखा, चेंज करके देखा, तो देखा कि डिफ्लेक्शन जो था वो भी रिवर्स हो गया। इफ वी स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, जब इन्होंने स्विच ऑफ किया तो द निडल कम एट रेस्ट। जब इन्होंने बैटरी ये कनेक्शन स्विच ऑफ किया, की ऑफ की, तो देखा कि कोई रिफ्लेक्शन आना बंद हो गया कंपास में। तो इट कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इन्होंने क्या किस नतीजे पर पहुंचे, तो ये इस नतीजे पर पहुंचे कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे कि हम किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे, तो उसके चारों साइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। इट शो दैट वेन एवर करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विल डेवलप। वही बात है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है कि इट इज़ अ रीजन सराउंड द मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स होता है जो कि किसी, मानो कोई बार मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ का वो रीजन, मान लो इतना रीजन है, जहाँ पे कोई भी हम आयरन या कोई पार्टिकल रखने पर, कोई मैग्नेटिक पार्टिकल रखने पर वो कुछ फोर्स का अनुभव करे, किसी हल्की सी रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स का, मान लो ये पार्टिकल है, इस फील्ड के अंदर आने पर, इस इस लाइन के अंदर आने पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करे, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहाँ तक कोई भी पार्टिकल आने पर फोर्स का रिपल्शन या अट्रैक्शन का अनुभव करता है, तो उसको हम उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। वी आर फेमिलियर with the fact that the compass needle get reflected when brought near a bar magnet। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम किसी बार मैग्नेट के पास, चौकोर मैग्नेट के पास, रेक्टेंगल शेप में मैग्नेट जो होती है उसे बार मैग्नेट बोलते हैं, उसके पास कोई कंपास ले जाते हैं, तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। अ कंपास निडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट, है ना। कंपास निडल भी एक बार मैग्नेट है। तो द एंड ऑफ द कंपास निडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जो कंपास निडल होती है, जब हम उसको फ्रीली लटका के उसे छोड़ते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। तो द एंड पॉइंट ऑफ टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पॉइंट, एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग या साउथ पोल। तो एक जैसे कि कंपास निडल होती है हमारी, देखो मैं समझाता हूँ। तो जब हम उसको फ्रीली छोड़ते हैं, एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि इसमें कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ये जब कंपास का नॉर्थ है, ये अर्थ के नॉर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि इसको तो रिपेल करना चाहिए। तो इसका जवाब मैं देता हूँ आपको कि इसमें जो होता है, शायद कुछ बच्चों को पता भी होती है, पर काफ़ी बच्चों का ये सवाल होता है कि ये जो कंपास के नॉर्थ है, नॉर्थ जो साइड है, ये अर्थ की नॉर्थ साइड पे क्यों पॉइंट करती है। तो बेटा ये जो अर्थ की नॉर्थ होती है, ये जियोलॉजिकल नॉर्थ होती है, ना कि मैग्नेटिक नॉर्थ। अर्थ के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक मैग्नेटिक पोल्स और एक जियोलॉजिकल पोल्स। तो ये जियोलॉजिकल पोल्स को बताती है कि नॉर्थ साइड में नॉर्थ है। वैसे रियल में अर्थ का जो मैग्नेटिक, रियल में जो पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं,
अर्थ के, जैसे अर्थ की मैग्नेटिक लाइन्स हैं, ठीक है, तो उसका ये साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होता है। तो रियल में जो मैग्नेटिक कंपास है उसका नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो हम कन्वीनियंस के लिए हैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए हम जियोलॉजिकल नॉर्थ बोल देते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो कंपास का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो होता है वो अर्थ के जियोलॉजिकल नॉर्थ पोल की तरफ, इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि द एंड पॉइंट ऑफ द कंपास टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल। तो नॉर्थ की तरफ इशारा करने वाला, नॉर्थ को बताने वाला, नॉर्थ को खोजने वाला कंपास का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ को खोजने वाला होता है। तो ये इसको बताया गया है यहाँ पे। खैर, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की समझाने के लिए था सिर्फ। थ्रो आगे पढ़ते हैं, चलो। थ्रो वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट द लाइक पोल्स रिपेल्स एंड अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो कई एक्टिविटीज से हम जानते हैं कि लाइक पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक पोल्स रिपेल्स करते हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ। तो साउथ साउथ आपस में एक दूसरे को रिपेल्स करते हैं, और नॉर्थ इसी तरीके से नॉर्थ नॉर्थ भी आपस में रिपेल्स करते हैं। तो ये रिपेल्स ईच अदर बट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है, तो दीज आर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी है कि हमने एक बार मैग्नेट ली, रेड कलर की बार मैग्नेट है, ठीक है। इसके चारों तरफ हमने लोहे का चूरा डाल दिया, लोहे का आयरन फिलिंग्स बोलते हैं लोहे के चूरे को। तो देखा कि बार मैग्नेट की चारों तरफ ये आयरन फिलिंग्स जो है एक खास पैटर्न बना लेती है। तो इस पैटर्न को हम, ये जो लाइंस बनी है, इनको मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। इस तरीके से बार मैग्नेट के चारों ओर लाइंस बन गई, तो कंटिन्यूस लाइंस होती हैं। इनका ना कोई एंड पॉइंट होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बाहर ये इमर्ज होती हुई दिखाई देती है नॉर्थ साइड से, और जाती हुई दिखती है साउथ साइड में, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ इनका डायरेक्शन होता है। तो पढ़ते हैं, चलो आगे। तो आयरन फिलिंग्स आर अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शो इन फिगर। इस फिगर में जैसे मैंने बनाया है, इस तरीके से दिखाई देती है आयरन फिलिंग्स। वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन अ सच पैटर्न। आपने देखा होगा कि ये क्यों पैटर्न बनाए, व्हाट डज द पैटर्न डेमोस्ट्रेट, क्या दिखाना चाह रहा है ये पैटर्न। तो आंसर है द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। तो मैग्नेट क्या करती है, कुछ क्षेत्र होता है मैग्नेट का, तो वहाँ तक ये अपना इन्फ्लुएंस मतलब अपना असर डालती है मैग्नेटिक सब्सटेंस पे। तो देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो इसी वजह से आयरन फिलिंग्स के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है उन्हें। तो द फोर्स दैट एक्सर्ट मेक द आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, जिस फोर्स की वजह से आयरन फिलिंग एक खास पैटर्न पे नजर आ रहे हैं। तो द रीजन सराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डेफिनेशन है। द रीजन surround the magnet in which a force of a magnet can be detected is said to have a magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ पे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस फोर्स का फील करे, तो उतने रेंज को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो द लाइंस along the which the iron flings align themselves represent the magnetic fields line। और जो लाइंस बनी है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं फील्ड को, तो इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आर दीज अदर वेज ऑफ टेकिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बायोमैग्नेट। तो ये तो एक एक्टिविटी है, मगर हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़नी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले डायग्राम को मैं समझा देता हूँ क्या है। कि जब एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट को रखते हैं और ये आयरन फ्लिंग्स होती हैं, या एक कोई कंपास निडल इसके पास रखी जाती है, तो ये क्या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ से मर्ज होती हुई दिखाती हैं, और साउथ में मर्ज होती हुई जाती हुई दिखाई देती हैं। ये देखो, नॉर्थ से आ रही हैं और साउथ के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ना ही कोई इनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, सिर्फ इमर्ज होती दिखाई देती है, बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन इनका स्टार्ट या एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये कंपास रखिए, तो ये देखो नॉर्थ साउथ, और कंपास जो होती है अगर इनके अंदर रखी जाएगी, फील्ड के अंदर कंपास रखी जाएगी, तो ये
इसका जो कंपास का डायरेक्शन होगा वो फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को मैच करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं आगे, चलो। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होता है और मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है। दो तरह की क्वांटिटी जो होती हैं कि जिनके लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, जैसे कि 1 किलोग्राम है, 1 लीटर है, तो इनके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हम ये नहीं कहते 1 किलोग्राम नॉर्थ साइड में है, साउथ साइड में, हम बोलते हैं जस्ट 1 किलोग्राम है। मगर कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिन्हें बताने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होता है और मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, तो इन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और जिनके लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो जिनके लिए केवल मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है, जैसे 1 किलोग्राम। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताने पड़ते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें दोनों बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन किधर की साइड है। डिस्प्लेसमेंट, जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है तो ये डिस्प्लेस हुआ, तो ये किधर, राइट को डिस्प्लेस हुआ कि लेफ्ट को डिस्प्लेस हुआ, और कितने मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो इसके डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा कितना मीटर डिस्प्लेस हुआ, और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो सेम है इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन नॉर्थ या साउथ बताना पड़ता है, नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ, और साथ के साथ उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, जिसको हम ऐसा यूनिट टेस्ला में नापते हैं, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेट, the direction of magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of a compass needle moves inside it। तो डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, कि कंपास निडल जिधर की साइड पॉइंट कर रही है वही डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जैसे कि हमने बनाया है, यहाँ पे हमारी कंपास किधर मूव कर रही है, ऐसे, ठीक है। तो जिधर ये पॉइंट करती है कंपास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। Therefore, it is taken by the convention that field lines emerge from the north pole एंड मर्ज एट द साउथ पोल। तो हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड में, बार मैग्नेट में फील्ड लाइन्स क्या होती है, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं, और मर्ज कहाँ जाके जाती हुई दिखाई देती हैं, साउथ पोल में, है ना। ये डायग्राम भी बनाया। मगर इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। और मैग्नेट के अंदर ये किधर से, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनका डायरेक्शन होता है। मैग्नेट से बाहर ही दिखाई दे रही है, नॉर्थ साउथ जाती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा भी जाता है। तो क्या होता है, ये कहाँ से निकलती हुई दिखाई देती है, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ जाती हुई दिखाई देती है, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ। और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। ये क्या होती है, क्लोज कर्व होते हैं, ठीक है। इनका स्टार्ट या एंड पॉइंट नहीं होता। गो गोल सर्किल का स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता। अब सर्किल है ये, इसका कोई स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता है, बस ये कंटिन्यूस क्लोज सर्कल होती है। आगे क्या है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। तो क्लोजनेस मतलब ये जितनी पास पास होंगी, जैसे इस जगह पे ये काफ़ी पास पास है, तो जिस तरीके से यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे ये काफ़ी पास पास है, तो यहाँ पे फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे इस जगह पे ये काफ़ी दूर दूर है, तो ये फील्ड काफ़ी वीक है। तो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब आपस में स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की कैसे पता चलती है, कि क्लोजनेस जितनी ज़्यादा पास पास होंगी फील्ड लाइंस, उतना ही ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ ताकतवर होगा। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस ग्रेटर वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोडेड। तो
पोल्स के पास ज़्यादा पास पास होती हैं फील्ड लाइंस, ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होता है। और इनकी क्या खासियत होती है, तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड इट वुड मीन्स दैट द एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स द ट्रू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है, दो कोई सी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ चलती हैं। अगर ये इसलिए क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो उस पॉइंट पे दो दो फील्ड होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो मैं दिखा सकता हूँ आपको एक बार। ये है कि अगर जैसे कि यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की कहीं पे डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट डाल के इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर दो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, एक ये वाला और एक ये वाला, तो क्या होगा, यहाँ पे दो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, एक इधर को और एक इधर को, तो जो पॉसिबल नहीं है। तो टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अगर दो डायरेक्शन होंगी तो वहाँ पे दो फील्ड मानी जाएंगी। इस टेंजेंट की वजह से ये वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और एक इस टेंजेंट की वजह से ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इफ़ द इंटरसेक्ट, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल विल शो टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो आपको याद रखना होगा बोर्ड के लिए। एक कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या है कि एक ये नॉर्थ साउथ से चल के और साउथ साइड को मर्ज हो जाती हैं, और ये एक क्लोज कर्व बनाती हैं। तीसरा क्या है, जितनी क्लोजनेस ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्या है, नो टू लाइंस विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। तो ये हमने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये ऑस्टेड वाला ये एक्सपेरिमेंट है, इसको बताता हूँ मैं एक बार। ये कंडक्टर है जिसमें हमने एक बैटरी लगाई है, एक बैटरी लगाई, जिससे कि हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो होता 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 जब इधर से घूम के इधर आया, तो देखा कि मैग्नेट कंपास में इसके ऊपर इसके नीचे रखी हुई जो कंपास है इसमें रिफ्लेक्शन आया। जब हमने देखा कि ये इसको हमने बैटरी को रिवर्स किया, पहले इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, फिर हमने क्या किया, इधर की साइड नेगेटिव लगा दिया और राइट साइड में पॉजिटिव लगा दिया। अब जब करंट का डायरेक्शन चेंज करा, तो जैसे कंपास में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था, उसका डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। पहले इस तरीके से डायरेक्शन में आ रहा था इसमें, अब उसका डायरेक्शन चेंज होकर दूसरी साइड हो गया है। ठीक है, तो यही है अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल एंड ओवर द कंपास निडल, और उस वायर के ऊपर कंपास निडल रखी हुई है। तो डिफ्लेक्शन इन द निडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। जैसे ही हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरेट स्ट्रेट कंडक्टर। इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि करंट की वजह से क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हम तीन चीज़ पढ़ेंगे इसमें, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से क्या क्या फील्ड प्रोड्यूस होता है, और एक एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, एक सर्कुलर कॉयल की वजह से, और एक सोलेनॉइड की वजह से। तो इनकी वजह से, तीनों की वजह से क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होती हैं जब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं। तो तीन कंडक्टर्स हैं, चलो पढ़ते हैं। व्हाट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट थ्रू अ कंडक्टर। क्या क्या होता है जब अ, एक कंडक्टर में हम करंट को फ्लो कराते हैं, डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल, किस कंडक्टर में हम करंट को फ्लो कराने हैं उसकी शेप से हमारे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पर डिपेंड असर पड़ता है। वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है। देखो, इन्होंने क्या करा, एक मेटेलिक वायर लिया एक्स वाई, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया,
जब इसमें करंट फ्लो कराया गया ये एक्स टू वाई डायरेक्शन में, तो एक कार्डबोर्ड है, ये बोर्ड है हमारा, इसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग डाल दी। तो आयरन फिलिंग क्या हुई, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप में आ गई। कॉन्सेंट्रिक मतलब ये कई सारे सर्कल्स हैं, तो सबका सेंटर सेम है। ओके, ये लिखा है अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंडिकेट द फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर कंडक्टिंग वायर। तो एक वायर के चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की लाइन में आ गई, तो द एरो इन द सर्कल्स शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस अ क्लोज अप ऑफ द पैटर्न ऑफ प्लेन। तो क्या हुआ, तो वायर आता है इसके चारों तरफ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता जाता है। अगर इसमें इस तरीके से करंट फैल रहा है, तो इसमें इस तरीके से फील्ड जनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं। What happened to the deflection of the compass needle placed at the given point if the current of the copper wire in the copper wire is changed? वही है, अगर करंट चेंज करेंगे तो हम, अगर हम देखो, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज करते हैं तो फील्ड उसमें, फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होती है। अगर हम करंट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वायर के अंदर, तो क्या होता है, फील्ड स्ट्रांग हो जाते हैं, और करंट कम करते हैं तो फील्ड कम हो जाता है, वीक हो जाता है। टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर, तो इन्होंने क्या करा, ये वायर के अंदर करंट को चेंज करके देखा, अलग अलग एम्पियर्स पे एम्प्स करके देखा। तो इन्होंने क्या देखा, वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो चेंज। तो इन्होंने देखा कि जो हमारी कंपास में जो रिफ्लेक्शन आता था वो भी चेंज हो रहा था। इनफैक्ट द करंट इंक्रीज करने पे द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज हो रहा था। इट इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। तो जिस तरीके से हम करंट वायर में चेंज करते हैं, उस तरीके से रिफ्लेक्शन चेंज होने से हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहता है। What happened to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains same? अब इन्होंने क्या करा, अगली बार एक और एक्सपेरिमेंट किया दोबारा, कि इन्होंने अब करंट को फिक्स कर दिया, करंट को फिक्स कर दिया। तो लेकिन अब ये जो कंपास थी, इसको थोड़ा दूर रखा और थोड़ा पास रखा। तो जब देखा इन्होंने, तो कॉमन सी बात है, जब पास रखेंगे तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगा, दूर रखेंगे तो थोड़ा कम आएगा। टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट द फादर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर। तो कंडक्टिंग वायर से कंपास को दूर रखा, तो क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया कि डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो गया। इसलिए द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द गिविंग करंट इन अ कंडक्टर डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, फील्ड लाइंस की जो होंगी वो दूर दूर होती जाएंगी, जिससे पता चलेगा हमारा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम होता जा रहा है। तो इट कैन बी नोटिस दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्किट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम इट। जैसे कि हम मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे, फील्ड लाइंस दूर होती जाएंगी, दूर दूर होती जाएंगी, जैसे यहाँ है दिखाया है। और जब हम मैग्नेट के पास होंगे तो फील्ड लाइंस काफ़ी पास पास होंगी, और दूर जाएंगे तो काफ़ी दूर दूर हो जाएंगी, जिससे पता चलेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो अब हमें इसको डायरेक्शन वगैरह को समझने के लिए एक रूल चाहिए होता है, जो राइट हैंड थंब रूल है। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, बच्चे जानते हैं इसको, कि अपने राइट हैंड को पॉइंट कर दो इस तरीके से जैसे फोटो में दिखाया है। तो जो हमारा थंब होगा ना, थंब, ये जो डायरेक्शन होता है, ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर दो। तो जो हमारी कर्व, जो थंब बंद करने पे जो उंगलियां होंगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। तो उनके जो पॉइंट होंगे, उंगलियों के पॉइंट्स हैं, तो उस साइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, एक फोटो से समझाता हूँ मैं बढ़िया करके। ये देखो, ये
तो इस डायग्राम में अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि जब हम अपना अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट में रखते हैं, मान लो इधर करंट, ये इधर करंट आई बह रहा है, आई फ्लो हो रहा है इसमें, तो जब अंगूठा हम डायरेक्शन ऑफ करंट में पॉइंट करते हैं तो हमारी कर्व फिंगर्स जो हैं, हम फिंगर्स को मोड़ेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बताती हैं। ठीक है, तो यही है। तो क्या a convenient way of finding a direction of magnetic field associated with the current carrying conductor। तो क्या, imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points toward the direction of current। हमारा अंगूठा जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। देन योर फिंगर्स wrap, मतलब जो कर्व होंगी फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी उंगलियां जो है जब उनको मोड़ेंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएंगे एज शोन फिगर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं चलो। अ करंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल वायर, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन अ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो हम पहले वो अपना इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक बार इस तरीके से बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इस तरह का डायग्राम बना के तब हम करते हैं। तो एक करंट किधर हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में फ्लो हो रहा है इन अ वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो एक वायर है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट। एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ कि इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है एंड एट द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, नीचे और इसके ऊपर अबव और बिलो क्या क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम इसकी तरफ अपना अंगूठा इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा अंगूठा है और ये हमारा अंगूठा है, ये हाथ है। ठीक है, ये हमारी उंगलियां हैं। तो ये हमारा किधर को बताएगा, ये इस डायरेक्शन में बताएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा कर्व। तो यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या है। तो आंसर देखो, क्वेश्चन द करंट इन ए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जब करंट हमारा ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है इसमें, ये करंट है इसमें फ्लो हो रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, है ना। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि ये लगाया है, वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ परपेंडिकुलर टू द वायर। तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन क्वेश्चनों में बताने के लिए हमें चाहिए देखना पड़ेगा कि हमारा जो व्यू एंगल है वो किधर की साइड है। क्या हम वायर को इधर की साइड से देख रहे हैं, देखो, क्या हम वायर को इधर से देख रहे हैं, ये जैसे हमारी आँख है तो इधर से देख रहे हैं या फिर इधर से देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखो इसमें लिखा है व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड इट इज़ क्लॉकवाइज। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये हमें ईस्ट साइड से, मतलब इधर की साइड से हम देख रहे हैं जब, तो ये हमें क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पर जब हम इसे वेस्ट साइड से देखेंगे तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो हमें व्यू एंगल बताना ज़रूरी है इस क्वेश्चन के आंसरों में। जब अगर हम देखो, अगर हम इधर से देख रहे हैं वेस्ट साइड से तो यही यही डायरेक्शन, हमें यही डायरेक्शन, अब हमें यही डायरेक्शन हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हम इधर से देखेंगे, तो ये देखने के ऊपर होता है कि किधर से हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर रूप, एक सर्कुलर रूप, एक कॉइल की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? तो वी हैव सो फार ऑब्जर्व that the pattern of a magnetic field lines produced around the current carrying a straight wire. Suppose that the straight wire is bent to form a circular loop. एक straight wire लिया हमने और एक circular loop बना दिया है. ये एक सर्कुलर लूप है, एक वायर को बैंड करके बना दिया है और इसमें एक करंट आई फ्लो करा रहे हैं इस तरीके से. ओके. एंड द करंट पास थ्रू इट, हमने इसमें करंट फ्लो कराया. हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक लाइक? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से दिखाई देंगी? वी नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट. हम जानते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वायर से, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी. तो सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट बिकम अ लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर. जैसे जैसे इस वायर से हम दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये काफ़ी दूर दूर होती जा रही हैं, इनमें इनके बीच में आपस में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और सेंटर में बिल्कुल सीधी लाइन दिखाते हैं ना. बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क ऑफ दिस बिग सर्कल वुड बी अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन. सेंटर में जाके ये बिल्कुल ये कर्व लाइन बिल्कुल स्ट्रेट वायर की स्ट्रेट फॉर्म में हो जाती है. एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग अ करंट वुड गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप. सेंटर पे जाके बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देती हैं. By applying the right hand rules, it is easy to check every section of the wire contribute the magnetic field lines in the same direction within the loop. देखो हम डायग्राम में देखते हैं. जैसे हमने ये वायर में चेक करने के लिए हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो इसके पास हमने अपना अंगूठा पॉइंट किया, जो हमारा थंब है वो हमने इसकी तरफ किया, तो राइट हैंड थंब हमारा, हमारी उंगली उंगली इस तरीके से कर्व हो जाएगी. तो हमें अपनी उंगलियां उधर की साइड को, पीछे की साइड को मोड़नी पड़ेंगी. एक मिनट, थोड़ा गलत बन गया डायग्राम. इस तरीके से थंब है हमारा, तो हमारी उंगलियां आगे की साइड इस तरीके से बैंड होती हुई दिखाई देंगी. इस तरीके से, तो ये इस तरीके से इसका डायरेक्शन हो गया. और यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है. चलो आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते हैं. वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर वायर एज एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट.
तो हम पढ़ चुके हैं कि करंट पे वो डिपेंड करता है। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, जितने टर्न्स इसमें बढ़ते जाएंगे कॉइल्स के अंदर, द फील्ड प्रोड्यूस इन एन टाइम्स लार्जर एज द प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न। तो वैसे तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन अभी आपके कोर्स में है नहीं ये, तो फिर मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि एन टर्न्स, जितने टर्न्स बढ़ते जाएंगे उतने ही गुना, उतनी मल्टीप्लाई फील्ड होता जाएगा। तो एन टर्न्स है ना। दिस इज बिकॉज एज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड ड्यू टू द ईच टर्न इज जस्ट एड्स अप। तो जितने टर्न हम बढ़ाते जाएंगे उतने ही गुना ये बढ़ता जाएगा फील्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जब करंट, सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड होता है इस तरीके का, देखो। एक इंसुलेटेड पेपर शीट ली हमने, उसके ऊपर हमने कॉयल रैप इस तरीके से, एक खाली पेपर का रोल लिया गोल गोल, उसके हमने ऊपर हमने वायर को इस तरीके से पास पास, ये गैप होता नहीं है, समझाने के लिए दिखाया हुआ है, इस पर हमने रैप कर दिया। जब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर एक सर्कुलर कॉइल की वजह से, फिर दूसरी कॉइल की वजह से, इसी तरीके से सारी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इसके ऊपर एक पेपर लपेट देते हैं, इंसुलेटेड पेपर, जिससे कि तार आपस में टच ना हो, और ये वायर में गैप होता नहीं है, बल्कि इनके ऊपर पेंटेड वायर होते हैं, इंसुलेशन पेंट होती है इसमें। कॉपर वायर आपने देखा होगा, तो कॉपर वायर पे येलो कलर का इंसुलेशन पेंट चढ़ा हुआ होता है, ताकि उनमें टच भी कर दो आपस में तो भी उनमें शॉर्ट शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो इस तरीके से इसमें फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल सेम टू सेम बार मैग्नेट की तरह होता है। ठीक है, तो ये हो गया सोलेनोइड। क्या होता है सोलेनोइड? अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर पास पास करके उसमें बहुत सारे टर्न लेते हैं, और रैप किया जाता है क्लोजली इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के ऊपर, एक सिलेंडर के ऊपर इसको रैप किया जाता है, तो इस कॉल्ड अ सोलेनोइड। जिसको हम इसी डिवाइस को हम सोलेनोइड बोलते हैं। तो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज शो इन फिगर। तो कंपेयर द पैटर्न ऑफ अ फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। बिल्कुल ये बार मैग्नेट की तरह फील्ड होता है, सेम टू सेम उसी तरीके से। जैसे कि इसका ये नॉर्थ पोल बन गया, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस है वो इमर्ज होके साउथ साइड में मर्ज हो रही है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। डू दे लुक सिमिलर? ये दोनों सिमिलर होते हैं, यस, है ना। वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल while the other end behave as the south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. So अंदर फील्ड है, फील्ड लाइन्स है वो बिल्कुल पैरेलल है आपस में, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोलेनोइड के अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक समान होता है। द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर फील्ड होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि सॉफ्ट आयरन होता है, निकल होता है, इनको मैग्नेटाइज करने के लिए, इनको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, इस जो सिलेंडर है ये, जैसे इसके अंदर ये ब्लैक कलर का रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम आयरन को टुकड़े को रख देते हैं, और फिर इसमें करंट ऑन करते हैं, तो फिर ये इसमें मैग्नेटिक जो बनती है वो इसको सॉफ्ट आयरन को परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये किसके लिए? मैग्नेटाइज द सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द तो और इस टाइप से बनी हुई मैग्नेट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इस जो अंदर जो आयरन का टुकड़ा रखा है ये मैग्नेटिक बन जाएगा थोड़ी देर के लिए।
और जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिज्म ये खत्म हो जाएगा इसमें मैग्नेटिज्म। तो इसी तरह बनने वाली मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं। जो बिजली से चलने वाली मैग्नेट होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। तो अगला टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा होगा तो उस पर क्या फोर्स लगती है। अब तक हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना करंट की वजह से अलग अलग डिवाइसेस में, जैसे प्लेन वायर है, सर्कुलर कॉयल है और सोलेनॉइड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर जिसमें करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा हो, उसमें उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कैसे उसमें फोर्स जनरेट होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आपके कोर्स में फोर्स सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं। ठीक है। तो अभी एक चीज़ और रह गई थी इसमें, एक कॉइल के बारे में बता देता हूँ आपको। मैग्नेटिक फील्ड ने एक सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता है, तो उसकी डायरेक्शन निकालने का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आप बड़े आराम से निकाल लोगे उससे। ठीक है। जैसे मान लो ये कॉइल है तो ठीक है, एक कॉइल है। तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि एक बार क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो एक बार हो रहा है क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें पोल कैसे जनरेट होते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जनरेट होता है या साउथ पोल की तरफ जनरेट होता है। तो इसकी सिंपल एक ट्रिक होती है कि जैसे कि एक बार मैग्नेट होती है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जनरेट होके साउथ में जाके ख़त्म होती हैं, नॉर्थ टू साउथ चलती है मैग्नेट के बाहर। तो इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है कि अगर यहाँ पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके अंदर जा रही हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर जा रही हूँ तो इसको बोलते हैं साउथ पोल। और अगर इससे बाहर निकल रही हूँ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल। तो एक तो ये ट्रिक हो गई कि क्योंकि मैग्नेटिक बार मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो जिधर से बाहर निकल रही होती हैं उधर नॉर्थ पोल होता है, और जिधर अंदर जा रही होती है, मर्ज हो रही होती है, तो उधर साउथ पोल होता है। तो ये सिंपल ट्रिक है कि जब अंदर जा रही होती हैं तो साउथ पोल, और बाहर आ रही होती हैं तो नॉर्थ पोल। और एक तो ये ट्रिक है आपकी कि अंदर जा रही होती है तो साउथ पोल और बाहर निकल रही होती है तो नॉर्थ पोल। या फिर एक सिंपल ट्रिक और है कि इसमें विजन ऑफ एंगल बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसी कॉइल को आप मान लो, इस कॉइल को आप एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। ये वाली कॉइल है, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और इसमें इधर से देखने पे साउथ डायरेक्शन दिखा रही है, लेकिन उधर की साइड, दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में ये नॉर्थ होगा पोल। क्योंकि जब ये इससे इधर से मर्ज हो रही हैं तो उधर से एमर्ज होती हुई दिखाई देंगी, बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी, फील्ड लाइंस इस तरीके से सर्कुलेट करेंगी ना चारों साइड। तो जब यहाँ से अंदर जा रही है तो दूसरी वाली अपोजिट साइड से बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो वहाँ से ज- इधर से बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो उधर वाली साइड जो होगी वो नॉर्थ पोल होगी इसकी। ठीक है। और एक इसकी दूसरी ट्रिक और है कि अगर आपको देखना है तो आप देखो, इसका जो दूसरी ट्रिक ये है कि इसका ये जो एस हम बनाते हैं यहाँ पे, एस लेटर बनाते हैं, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होती है। और जो एन बनाते हैं इसकी डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर आप यहाँ देख लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है और एन से ये मैच कर रही है, एन के पॉइंटों से मैच कर रही है, तो ये नॉर्थ पोल है इधर की साइड। और अगर ये साउथ से मैच कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मैच कर रही है, तो ये साउथ पोल है। तो इस तरीके से दोनों में से कोई भी ट्रिक लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। पहले वाली ट्रिक लगाने के लिए आपको राइट राइट हैंड थंब रूल से यूज देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट के हिसाब से अंदर जा रही हैं या बाहर आ रही हैं। तो उसी हिसाब से हम देख लेंगे कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। ठीक है। अगर अंदर जा रही हैं, अगर मर्ज हो रही हैं तो ये साउथ पोल होता है। अगर इमर्ज हो रही हैं
तो ये नॉर्थ पोल होता है उधर जिधर विजन ऑफ एंगल होता है उधर की साइड। ओके, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इससे समझने के लिए मैं आपको ये सेटअप समझा देता हूँ क्या है। तो अ करंट कैरिंग रॉड ए बी है यहाँ पे, एक रॉड है ए बी, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में बी टू ए फ्लो हो रहा है इस बैटरी की वजह से। ठीक है, करंट इधर को जाके ऐसे करके बी टू ए फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से इस करंट की, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरीके से होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो हमारा हॉर्सशू मैग्नेट होता है वो इस तरीके का होता है। एक होता है इसमें नॉर्थ, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, और इस तरीके से होता है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसके अंदर हमने ये रखा, तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कोई कंडक्टर रखा ए बी, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब उसके अंदर करंट फ्लो किया हमने, तो इसमें एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, उसको भी मैं समझाऊंगा क्या होता है वो। ठीक, वी हैव लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं। द फील्ड इज सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन अ विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टर। एक फोर्स जनरेट होता है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा जाता है। तो फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर ने ये बताया था कि सजेस्ट दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेट भी अपोजिट और इक्वल फोर्स लगाती है कंडक्टर के ऊपर जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसे ये एक्टिविटी मैंने आपको बताई अभी, जिसकी वजह से बना सकते हैं। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड एबव द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द, तो जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये रॉड अंदर या बाहर की तरफ डिस्प्लेस होगी, ये तो अंदर की तरफ जाएगी या बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ मोशन दिखा रखा है, ए के पास ब्लू कलर का एरो जो है ये अंदर की तरफ मोशन कर रही है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रॉड इन अ एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ इस एल्युमिनियम रॉड के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो रही है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द करंट कंडक्टर इज रिवर्स। जब हम इस बैटरी को रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होने पे ये फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड बाय द इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट को रिवर्स कर दें और नॉर्थ वाली साइड साउथ साइड कर दें और साउथ वाली साइड नॉर्थ साइड कर दें, इसको पलट के रख दें, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ रिवर्स हो जाएगा। तो इट इज़ वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रॉड इज रिवर्स। तो डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो इट शो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ऑन अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द टू थिंग, डायरेक्शन ऑफ अ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रोक के करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो भी फोर्स रिवर्स हो जाती है, और अगर करंट को इस तरह के हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो भी फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रॉड इज लार्जेस्ट फॉर द व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी देखा इन्होंने, एम्पियर ने, मैरी एम्पियर ने, कि जब हम करंट के जो करंट का डायरेक्शन है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल पे रखते हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है। तो ये राइट हैंड थंब रूल है। इसमें हमें क्या करना होता है, हम अपने वो सॉरी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तो इसमें क्या करना होता है हमें कि अपने ये फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को आपस में राइट एंगल पे रखना होता है। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है, थंब इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों फिंगर्स के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर है ये एक ही प्लेन में है, और इन इस प्लेन के परपेंडिकुलर थंब है। तो अब बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि फील्ड किस वाली फिंगर से डिनोट करते हैं, या करंट किस वाली फिंगर से डिनोट करते हैं, या मोशन किस वाली फिंगर से डिनोट करते हैं। तो ये बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसकी बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आप भूलेंगे नहीं। ये इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसकी सिंपल ट्रिक है कि आपकी जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है वो हम किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं। तो जैसे कि एक ये लड़का खड़ा हुआ है, ये खेत की तरफ पॉइंट कर रहा है, अपने फील्ड दिखा रहा है। तो खेतों को दिखा रहा है, तो ये फील्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम जो पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं फील्ड, फील्ड मतलब खेत। तो जो फर्स्ट फिंगर होती है वो फील्ड की तरफ पॉइंट करती है, तो फर्स्ट फिंगर जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो आपको याद रहेगा कि जो फर्स्ट फिंगर है वो फील्ड की तरफ हम ज़्यादातर पॉइंट करने के लिए दिखाते हैं, तो फर्स्ट फिंगर जो है फील्ड की डायरेक्शन बताती है। फिर दूसरा, पाँचों उँगलियों में हमारा जो थंब होता है वो सबसे ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है या डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन फोर्स कौन बताता है, थंब। थंब जो होता है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, फर्स्ट फिंगर बताएगी। और जो मिडिल फिंगर है वो हमारी करंट की डायरेक्शन बताएगी। ये हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, दो याद हो जाते हैं तो तीसरा हमें याद रहेगा। तो ये काफ़ी सिंपल हो गया है, वही लिखा हुआ है। एक बार और समझा देता हूँ कि जो फील्ड की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम पॉइंट करते हैं ना फर्स्ट फिंगर को, तो फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर से बताते हैं हम। और सबसे ज़्यादा फोर्स जनरेट करता है थंब, इसलिए थंब की डायरेक्शन जो होती है वो फोर्स की डायरेक्शन होती है। और मिडिल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन बताती है। तो वही, तो वही लिखा हुआ है। We considered that the direction of the current and that of magnetic field perpendicular to each other, and found that the force is perpendicular to both of them. तो तीनों आपस में perpendicular होते हैं. The three direction can be insulated through a simple rule called Fleming left hand rule. इसको हम Fleming left hand rule कहते हैं. According to this rule, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand in a such way that they are mutually perpendicular. Mutually मतलब आपस में perpendicular हो, आपस में तीनों दोनों उंगलियां और अंगूठा जो है 90 डिग्री पे हो। तो इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फर्स्ट फिंगर है हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि हम खेतों को दिखाते हैं तो फील्ड फील्ड की तरफ उंगली पॉइंट करते हैं ना फर्स्ट फिंगर को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर दिखाती है। एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो मिडिल फिंगर है सेकंड फिंगर वो डायरेक्शन ऑफ करंट में है। देन द थंब, जो थंब होगा विल पॉइंट इन द ऑटोमेटिकली, थंब जो होगा परपेंडिकुलर करने पे द डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, जो कंडक्टर पे हमारी जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन को हमारा थंब दिखाएगा। तो और आगे क्या है, डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड में उससे बनती है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन्स हैं, और एंड सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूट से, आपको समझ में आ गया होगा, आप खुद करके देखना। देखो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट। एक मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, किधर से, ऊपर से नीचे की साइड, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी, तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सिंपल ट्रिक है कि हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है उसकी अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें याद रखनी होगी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अगर वो अप टू डाउन जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउन टू अप है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, आई, नीचे से ऊपर की साइड। ठीक है, अब क्या है, अब हम इस क्वेश्चन को आसान सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमारी फोर फिंगर है वो किधर पॉइंट होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारी फोर फिंगर है, इसको हम अपने तीनों उंगलियों को, अंगूठे की और उंगली को आपस में राइट एंगल पे ही रखना होगा। लेकिन हम अपने पूरे हाथ वगैरह को घुमा सकते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में हमेशा राइट एंगल्स रहने चाहिए, कभी भी इनमें एंगल चेंज नहीं होना चाहिए इस रूल को लगाते टाइम। तो करंट करंट की डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड बी, बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, फर्स्ट फिंगर हमारी।
ठीक है। और हमारी मिडिल फिंगर जो है वो ऊपर की साइड को हो रहेगी, ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी। तो हमारा ऑटोमेटिकली थंब जो है वो नीचे की साइड को हो जाएगा। ये बहुत बेकार डायग्राम बन गया, आप खुद करके देखना। इसमें बना देता हूँ मैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द इनसाइड, ये इनसाइड द पेज जा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, ये मोशन। तो ये आंसर आ गया। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। तो फोर्स की डायरेक्शन दोनों की परपेंडिकुलर है करंट और फील्ड के। तो फ्लैमिंग रेफरेंस रूट से ये करा है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ट्रिक है क्या है, कि जो हमें करंट की डायरेक्शन लेनी है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में लेनी है। तो द फोर्स इज देयरफॉर डायरेक्टेड इनटू द पेज, तो पेज के अंदर अंदर की तरफ ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गई है। ठीक है, आगे क्या है। हाँ, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड में हम क्या मैग्नेटिज्म का यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक एमआरआई मशीन जो होती है, रेजोनिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जो होती है एमआरआई, वो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन की जो अंदर के फोटोग्राफ जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इवन वीक आयन करंट्स दैट ट्रेवल along द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी बॉडी के अंदर जो आयंस होते हैं, जो नर्व्स के अंदर नर्व सिग्नल्स चलते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चलते हैं, तो उसमें से बहुत थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। व्हेन वी टच समथिंग आवर नर्व्स कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द मसल्स वी नीड टू अस यूज़। ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी नर्व्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इम्पल्स को मसल्स तक ले जाती हैं। दिस इम्पल्स प्रोड्यूस अ टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या होता है, आसपास हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दीज फील्ड्स आर वेरी वीक एंड आर अबाउट 1 बिलियन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत वीक होता है और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का 1 बिलियन गुना छोटा होता है। तो टू मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट। तो दो ऑर्गन है मेजर ऑर्गन, हार्ट एंड ब्रेन, इसमें काफ़ी ठीक ठाक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स अ बेसिस फॉर ऑब्टेनिंग इमेजिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो यही बेसिस है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स से। दिस इज डन यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस हेल्प इन मेडिकल डायग्नोसिस। मैग्नेटिज्म हैज़ दस गॉट इंपॉर्टेंट यूज इन मेडिसिन। तो इससे बहुत ज़्यादा डॉक्टर को हेल्प मिलती है और बहुत ज़्यादा यूज है इसका। आगे क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बेसिकली क्या है एक सिंपल डायग्राम से बता देता हूँ मैं क्या है। तो हमारे घर में जो स्विच होता है वो इस तरीके का होता है कुछ। इसमें 3 तरह के वायर होते हैं। तो एक तो हमारे घर में जो तार आता है वो रेड कलर का होता है, जो कि हमारे सॉरी एक रेड कलर का वायर होता है जो कि राइट साइड में होता है। एक वायर आता है, इसको बोलते हैं हम लाइव वायर। एक होता है ब्लैक कलर का वायर, जो कि न्यूट्रल वायर होता है, वो लेफ्ट साइड में लगता है, इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। तो रेड हो गया लाइव वायर, ब्लैक हो गया न्यूट्रल वायर। एक तीसरा वायर होता है ग्रीन कलर का, जो कि अर्थ होता है। ये कुछ नहीं होता, ज़मीन के अंदर ये डायग्राम होता है अर्थ करने का। ये ज़मीन के अंदर एक प्लेट लगी होती है, उससे कनेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, जब हमारे डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल चार्ज लीक होता है या कहीं कोई मेटल बॉडी के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उसमें कहीं अंदर से कोई तार वगैरह कट जाता है और बॉडी पर टच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट लीक होना। तो वो उसकी बॉडी में लीक होने लगता है ना, तो वो क्या करता है, इस वाले पॉइंट के थ्रू होते हुए वो तार वापस करंट को ज़मीन के अंदर पहुँचा अर्थ कर देता है, तो जिससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। जैसे हमारे घर के जो बोर्ड्स होते हैं
वो इस तरीके के होते हैं। एक वायर आता है हमारी अप्लाइंसेस में से, जैसे कोई अप्लाइंसेस है हमारा, उसमें से वायर आता है, तो उसमें से एक तो सेंटर में होता है और दो इस तरीके से पिन होती हैं। तो ये तो जो जो इस बॉडी में अगर मान लो करंट आता है, किसी तरीके से करंट आ जाता है, तो वो करंट जो होता है इस सेंटर वाले सॉकेट के थ्रू होता हुआ चला जाता है, इस वाले सॉकेट में चला जाता है और वो अर्थ हो जाता है। तो लीक करंट को या बॉडी में अगर करंट आ जाता है किसी अप्लायंसेस की, तो वो सेंटर वाले सॉकेट से होता हुआ अर्थ में चला जाता है। तो इसलिए होता है, ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है सेंटर वाला। तो इसी को पढ़ते हैं हम। चलो, मेरा तो खत्म होने वाला है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं? इन आवर होम्स वी रिसीव अ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू अ मेन सप्लाई कॉल्ड मेंस। हमारे घर में जो होती है वो मेन सप्लाई आती है, आइदर सपोर्टेड थ्रू अ ओवरहेड इलेक्ट्रिकल पोल्स बाय और बाय अंडरग्राउंड केबल्स, चाहे केबल्स के थ्रू आती हैं या फिर इलेक्ट्रिकल पोल्स के थ्रू हैं। वन ऑफ द वायर इन ईच सप्लाई यूजुअली विद द रेड इंसुलेशन कवर। एक वायर उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया रेड कलर का होता है, जो रेड इंसुलेशन है, जिस पर रेड कलर का इंसुलेशन है, इस कॉल्ड अ लाइव वायर, इसे पॉजिटिव वायर कहते हैं। अनदर वायर विद अ ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड अ न्यूट्रल वायर, इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। तो दूसरा वायर कौन सा था? न्यूट्रल वायर, जो कि ब्लैक कलर का होता है, वो नेगेटिवली होता है। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन इन दीज टू वायर्स आर 220 वोल्ट। तो ये दोनों वायर जो होते हैं, काफ़ी हो गए, ये दोनों वायर जो होते हैं इन दोनों के अंदर जो इनके बीच में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है और 50 हर्ट्ज इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है कि जो जनरेटर घूम रहा है, जो पावर स्टेशन पे जनरेटर इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, वो 1 सेकंड के अंदर 50 राउंड टर्न ले रहा है। तो इसको फ्रिक्वेंसी बोलती है, राउंड पर सेकंड को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं किसी भी चीज़ की, या साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, इसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, है ना। एट द मीटर बोर्ड इन आवर हाउस, जो हमारे घर में मीटर है, दीज वायर पास इनटू अ इलेक्ट्रिक मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज़। ये मेन फ्यूज़ में होते हुए आते हैं। फ्यूज़ मतलब जैसे कोई घर में शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होती है, तो ये फ्यूज़ वायर मेल्ट होकर हमारे अप्लाइंसेस को बचा देता है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन अ हाउस। दीज वायर सप्लाई द electricity to separate circuit within the house. Often two separate circuits are used. One of the 15 ampere current rating of the appliances which is higher power rating such as गीजर्स वगैरह के लिए, एयर कूलर्स के लिए, एंड द अदर सर्किट इज 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर द बल्ब्स एंड फैन। हमारे घर में दो स्विचेस होते हैं, दो सॉकेट्स होते हैं बेसिकली। एक तो जिसमें हम एयर कंडीशन वगैरह लगाते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो 50 एम्पियर के होते हैं, तो ज़्यादा पावर। गीजर्स, एयर कूलर्स, एसीज, हम सब 15 एम्पियर के सर्किट्स में लगाते हैं। और छोटे वाले जो सॉकेट्स होते हैं जिसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह, टीवी वगैरह लगाते हैं, 5 एम्पियर के होते हैं वो, है ना, बल्ब फैन वगैरह लगाते हैं। और एक अभी मैंने बताया था अर्थ वायर होता है, सेंटर वायर, which has an insulation of green color, is usually is connected to the metal plate deep inside the earth near the house। अपने घर के पास हम घर में ही एक कॉपर की प्लेट को दबा के उससे कनेक्ट कर देते हैं ग्रीन वाला वायर, जिसको हम कहते हैं अर्थ वायर। ये जो है सेंटर वाला, इसको हम ज़मीन के अंदर कनेक्ट कर देते हैं प्लेट के। ये डायग्राम जो होता है अर्थ का होता है, अर्थिंग का। एक बड़ी लाइन, उससे छोटी लाइन, उससे छोटी लाइन, इस तरीके से हम अर्थ करना इसको डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। दिस इज यूज इन सेफ्टी मेजर्स स्पेशली फॉर दोज अप्लाइंसेज दैट हैव अ मेटलिक बॉडी। तो जो मेटलिक मैंने बताया था अभी, मेटलिक बॉडी के अप्लाइंसेज होते हैं, उसमें करंट अगर लीक हो जाए, बॉडी में कोई तार टच हो जाए और करंट आ जाए, तो उसकी बॉडी से बॉडी में जाके टच होता है ये सेंटर वाला वायर जो होता है, ये जाके कोई अप्लाइंसेज है हमारा, मान लो कूलर है, ये कूलर है, ये अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा फेंकता है, तो इसकी बॉडी में करंट आ गया, तो ये वाला ग्रीन वाला वायर उसकी बॉडी पे जाके अटैच होता है और कुछ नहीं होता। तो इसकी बॉडी में अगर कहीं करंट आता है, तो ये करंट को लेके यहाँ से सेंटर वाले सॉकेट को दे देता है, और वो सेंटर वाला सॉकेट हमारा ले जाके उसे अर्थ कर देता है। तो इस तरीके से हमारी सेफ्टी क्लियर होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस है, टोस्टर, टेबल फैन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारे मेटिक बॉडी के अप्लाइंसेस है, फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह। तो दो मोटोरेटिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ फायर विच इज प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर अ करंट। क्योंकि मेटल में बहुत ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होता है, तो हमारी बॉडी में करंट, इससे हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होने से पहले ही करंट क्या होता है, जाके अर्थ में चला जाता है। तो ये बहुत लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है करंट को। करंट वहीं फ्लो होता है जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम हो। तो दस इफ़
is it ensure that the any leakage of current to the metallic body of the appliances keeps its potential to the earth, and it is user not to get a severe electric shock, और हमें सीवियर एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। जो हमने लाइव वायर लिया था, ये फ्यूज़ बॉक्स में होता हुआ, मीटर में होता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है, और ये सारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट के एक पॉइंट में जाके कनेक्ट हो जाता है। ये हमारे घर में जो लाइन होती है पैरेलल लाइन होती है, मतलब दो वायर चाहिए होते हैं हमें, दो वायर चाहिए होते हैं। यही दो वायर सारे सॉकेटों में जाते हैं। देखो यहाँ भी दो वायर आ गए, यहाँ भी दो आ गए। तीसरा तो अर्थ का होता है, इससे तो कोई खास, सिर्फ सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मली जो चलाने के लिए अप्लायंसेस चाहिए होते हैं, दो वायर चाहिए होते हैं, रेड और ब्लैक। इंडिया के अंदर इनके अंदर वोल्टेज क्या होती है, 220 वोल्ट्स रेटिंग होती है इंडिया की, और 50 हर्ट्स। तो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 220 वोल्ट। ऐसी ब्लैक वायर गया है, वो दूसरे सॉकेट में टच हो रहा है, अटैच हो रहा है, इस तरीके से। गिव अ सिस्टमेटिक diagram of one of the common domestic circuit. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live and neutral wire. तो सारे appliances जो हैं वो live और neutral wire, black और red wire से connected हैं। ठीक है। Each appliances has a separate switch on of switch the flow of current through it. In order that each appliance has equal potential difference has they connected to the parallel line to each other. क्योंकि पैरेलल वायरिंग हो रही है हमारे घर में, इसलिए सारे अप्लायंसेस को पूरे 220 वोल्ट का, ये देखो सब अप्लायंसेस के लिए 220 वोल्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ना, सेम वोल्टेज रहता है पूरे तो सर्किट में। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ आगे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या होता है, इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। हमारे सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूज़ इन अ प्रीवियस चैप्टर। अ फ्यूज़ इन अ सर्किट प्रिवेंट द डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू द ओवरलोडिंग। जब हमारे अप्लायंसेस में ओवरलोडिंग होती है, एक ही सॉकेट में हम ज़्यादा लोड डाल देते हैं या बड़ा कोई अप्लायंसेस चला देते हैं, तो ओवरलोडिंग कैन ओकर व्हेन द लाइव वायर एंड, और ओवरलोडिंग कब होती है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लाइव वायर रेड वाला वायर और ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये दोनों बिना अप्लायंसेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ये सिचुएशन क्या करती है, अंदर फॉल्ट कर सकती है, अंदर सर्किट को जला सकती है। ठीक है। तो क्या करता है हमारा, उससे पहले ही हमारा जो फ्यूज़ फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ वायर, वो एक रेटिंग का होता है कि उसमें इतने एम्पियर करंट ही फ्लो हो सकता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ज़्यादा एम्पियर करंट कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये लो रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर होता है, तो बहुत जल्दी पिघल जाता है। अपनी रेटिंग से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होता है, तो ये हीट होके मेल्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे अप्लायंसेस ख़राब होने से बच जाते हैं। तो द करंट इन अ सर्किट एब्रप्टली इंक्रीज, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस करंट को ये झेल नहीं पाता फ्यूज़ वायर। तो दिस इज़ कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग। इसी को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, जब रेड और ब्लैक वायर आपस में मिल जाते हैं। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है, अचानक से हाई इलेक्ट्रिक करंट को रोक कर हमारे जो डैमेज होने वाले होते हैं अप्लायंसेस, उन्हीं को बचा लेता है। द जूल हीटिंग दैट टेक प्लेस इन फ्यूज मेल्ट इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो हीटिंग, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है हाई करंट की वजह से, वो इसके मेटल को पिघला देता है, जैसे कि ये लाइन को कट कर देता है ना। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो कॉज ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज। कभी कभी ओवरलोडिंग कैसे होती है, हाई वोल्टेज से भी हो जाती है, अचानक से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाते हैं सर्किट में, तब भी हमारी ओवरलोडिंग हो जाती है, तब भी हमारा फ्यूज़ हमारे अप्लायंसेस को बचाता रहता है। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज केसेस बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। कई बार क्या होती है ओवरलोडिंग, एक ही सॉकेट में ज़्यादा अप्लायंसेस लगाने से भी हो जाती है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।